प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2100 मैं खाने जा रही हूं। तुम क्या कहना चाहती हो? झेंग लो ने हैरानी से पूछा। बिंग लिहुया ने सीधा जवाब दिया, जब तक कि उसे वुलुयन एम्पायर का पूरा लेआउट और डिफेंस सिस्टम का पता न हो। झेंग लो ने तुरंत कहा, यह तो और भी नामुमकिन है। यहां तक कि हमारे पकड़े गए जनरल्स भी एम्पायर की इंटेलिजेंस रिवील नहीं करेंगे। मैं उनकी लॉयल्टी को बहुत अच्छे से जानता हूं। उसे इस बात पर पूरा भरोसा था। ऊपर से किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि उनका असली दुश्मन हुएक्सू किंगडम हो सकता है। अगर वो अंडरग्राउंड में रहने वाले चौथी जेनरेशन के रेप्टिलियन इंटेलिजेंट क्रीचर से सावधान न होते तो वो हुएक्सू किंगडम को बहुत पहले मिटा चुके होते। ब्रैड ने पलटकर पूछा, अगर दूसरी तरफ के म्यूटेंट्स में कोई ऐसा हो जो यादें पढ़ सके तो? ये सुनकर वहां मौजूद सभी के चेहरे गंभीर हो गए। ये पॉसिबिलिटी वो पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकते थे। म्यूटेशन अनियमित है, उसके लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, और ये अंदाजा लगाना नामुमकिन है कि ह्यूमंस में किस तरह की एबिलिटीज आ सकती है। सभी सोच में पड़ गए। अगर सच में वुलुयन एम्पायर का कोई वॉरियर इंटरनल इंटेलिजेंस लीक कर दे तो फिर उसे कैसे रोका जाए? झेंग लो ने माथा मलते हुए कहा, अभी के लिए एम्पायर की सिक्योरिटी लेवल को सेकंड लेवल पर ले जाओ। सेकंड लेवल पहले से ही बहुत हाई अलर्ट होता है। फर्स्ट लेवल सिर्फ नेशनल डिस्ट्रक्शन के खतरे पर एक्टिवेट किया जाता है। हालांकि उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन के खतरे को मान लिया था, फिर भी उनके मन में ह्यूमंस के लिए तिरस्कार था। उन्हें नहीं लगता था कि हुएक्सू किंगडम के ह्यूमंस में इतनी ताकत या हिम्मत है कि वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में घुसकर वुलुयन एम्पायर से सीधा निर्णायक युद्ध कर सकें। ये ट्रैप बस प्रिकॉशन था। कोई नहीं जानता था कि जल्द ही युद्ध छिड़ने वाला है और दोनों पक्ष अपने अपने प्लान बना चुके हैं। फिर भी बाहर से वुलुयन एम्पायर पहले की तरह प्रॉस्परस दिख रहा था। आम लोग बाहरी हालात से अनजान थे, क्योंकि ज्यादा जानने से पैनिक फैल जाता। लेकिन पिछले 3 साल में कॉन्स्क्रिप्शन बहुत बढ़ गया था, और जिन लिजर्डमैन के पास पावरफुल म्यूटेशन टैलेंट्स थे उन्हें और ज्यादा प्रिविलेजेस मिलने लगे थे। अगर तुम अपनी एबिलिटी साबित कर दो तो तुम उस स्पेशल एकेडमी में भी जा सकते हो जहां सिर्फ रॉयल फैमिली पढ़ सकती है। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में 32 एनडी लीजन के कमांडर ह्यूएन यी ने अभी कॉम्बैट मीटिंग खत्म की थी। मिलिट्री एचक्यू से डिस्ट्रिक्ट कमांडर के लौटते ही उन्होंने ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के सारे मिडिल और सीनियर ऑफिसर्स को बुलाया और मार्शल झेंग लो का आदेश सुनाया, सतर्कता बढ़ाओ। ह्यूएन यी को वजह अच्छी तरह पता थी। सिर्फ आधा साल पहले वो एक एडजुटेंट था जो अपने जनरल के साथ लीजन संभालता था, लेकिन ह्यूमंस के साथ बैटल में उसका जनरल मारा गया और व्हाइट चैरियट लेवल पर होते हुए उसे उसकी जगह कमांड संभालनी पड़ी। ह्यूएन यी जानता था युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। वो नहीं चाहता था कि ये हो, लेकिन एक सोल्जर के नाते अगर समय आए तो उसे लड़ना ही होगा। रात करीब 10 बजे टास्क पूरा करके ह्यूएन यी थका हुआ घर लौटा। दरवाजा खोलते ही घर अंधेरा था, लेकिन उसे महसूस हुआ सामने शैडो में कोई खड़ा है। उसने मुस्कुराकर अपने स्मार्ट डिवाइस से लाइट ऑन की और देखा एक छोटी प्यारी लिजर्ड लड़की पजामास में, हाथ में रैग डॉल पकड़े, बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। कुछ साल पहले ह्यूएन यी का डिवोर्स हो गया था, क्योंकि वो हमेशा काम में व्यस्त रहता था। लिजर्ड पीपल में डिवोर्स रेट बहुत हाई था, क्योंकि उनकी उम्र 200 साल से भी ज्यादा होती है और ज्यादातर रिश्ते 7 साल के अंदर टूट जाते हैं। औसतन हर लिजर्ड मैन की जिंदगी में 5 स्पाउसेस होते हैं। ह्यूएन यी को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी बेटी सैली अब भी उसके साथ रहती थी। उसके लिए दिन का सबसे खुश पल वही होता था जब मिलिट्री ड्यूटी के बाद घर आकर वो सैली को देखता। सैली, इतनी रात गई क्यों नहीं सो रही? क्या पापा का इंतजार कर रही थी?
ह्यूएन यी ने बाहें फैलाई और उसकी तरफ बढ़ा। डिवोर्स के बाद वो फिर शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन बेटी के लिए गिल्ट जरूर महसूस करता था। युद्ध खत्म होने के बाद हम सैली के लिए एक मां ढूंढेंगे। वो आगे बढ़ा और सैली को गोद में उठा लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसे महसूस हुआ कुछ गड़बड़ है। बाप अपनी बेटी को सबसे अच्छे से पहचानता है और वो सटल फर्क तुरंत महसूस कर सकता है, पर तब तक देर हो चुकी थी। अचानक सैली के शरीर से ग्रे ब्लैक धुआं और धूल निकली, जैसे उसका शरीर वेदर होकर बिखर रहा हो, और वो पूरी तरह ह्यूएन यी को लपेटने लगा। उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो चिल्लाने की कोशिश करता, पर धुआं उसके सातों छेदों से अंदर घुस गया। हिस! काले धुएं ने दोनों को पूरी तरह ढक लिया। सैली की आंखें खाली हो गई और फिर वो पूरी ब्लैक मिस्ट बनकर ह्यूएन यी के अंदर समा गई। कुछ ही सेकंड में ह्यूएन यी का शरीर शांत हो गया और धुआं पूरी तरह उसमें मिल गया। उसने लंबी जीभ निकाली, होठ चाटते हुए बोला, सच में यहां आना सही था। यहां तो कितने स्वादिष्ट खाने हैं। पापा, आपने सही कहा था। ह्यूमंस ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है, लेकिन ये बड़े लिजर्ड्स तो ह्यूमन से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। ये और कोई नहीं, हु वायु थी, जो स्टार आइलैंड मिस्ट वैली से घुसकर वुलुयन एम्पायर में आई थी। नुबा ज़हू वायु, एक रिसरेक्टेड, जिसकी एबिलिटीज युअन कोंगे से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। प्रोफेसर ली लिंगशु ने लैब में उसकी पोटेंशियल को डेवलप किया था, जिससे वो लगभग बिना किसी लिमिट के सभी एलियंस की एबिलिटीज डिवार कर सकती थी। उसकी पावर सिर्फ मिमिक्री नहीं थी, बल्कि इन्वेजन, दूसरों के बॉडी, एसेंस और मेमोरीज को प्लंडर करना। यही मेथड इस्तेमाल करके ज़हू वायु ने वुलुयन एम्पायर के सबसे पावरफुल जोन मिलिट्री में कई हाई लेवल एलियंस को डिवार कर लिया था। हर बार जब वो किसी को निगलती तो उसकी परफेक्ट कॉपी बन जाती। उसकी मेमोरीज होने के कारण उसे पहचानना नामुमकिन था। ह्यूएन यी उसका पहला इप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट शिकार था। आगे बढ़ते हैं, उसने उत्साहित होकर सोचा। ज़हू वायु ने हुअनी की बेटी के कमरे का दरवाजा खोला, बिस्तर पर लेट गई और प्लान बना लिया। कल दावत जारी रहेगी। चैप्टर 2134, एक लालची दावत। सुबह होते ही ईस्टर्न मिलिट्री रीजन के 32 एनडी आर्मी कमांड में जैसे ही ह्यूएन ये अपने ऑफिस पहुंचा, उसने तुरंत आदेश दिया कि सभी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक और उससे ऊपर के सैनिक ट्रेनिंग ग्राउंड पर इकट्ठा हों। अधिकारियों को समझ नहीं आया कि हुअनी क्या करने वाला है, लेकिन हाल की परिस्थितियों को देखते हुए सभी तुरंत पहुंच गए। इस युग में जहां इनह्यूमंस का राज था, ट्रेनिंग ग्राउंड एक बेहद अहम जगह थी। यहां तक कि इप्सिलॉन लेवल इनह्यूमंस भी रोजाना अभ्यास के लिए आते थे। शारीरिक ताकत और सुपरनैचुरल पावर्स की महारत बनाए रखने के लिए रोजाना मेहनत जरूरी थी। जरा भी ढील हुई तो युद्ध में प्रदर्शन बिगड़ जाता। सैकड़ों अधिकारी वहां जमा हुए और आपस में बातें करने लगे। आज यहां क्यों बुलाया गया है पता नहीं, मैं भी सोच रहा हूं। मीटिंग रूम में न होकर ट्रेनिंग ग्राउंड पर क्यों? क्या कमांडर हमें स्पेशल ट्रेनिंग देने वाला है? हा, ऐसा मत कहो। हमें नहीं पता युद्ध कब छिड़ जाएगा। पिछली बार जिन लोगों को भेजा था, उनका हाल याद है ना? ट्रेनिंग ग्राउंड काफी बड़ा था, इसलिए सैकड़ों लोग भी बिना भीड़ के खड़े थे। ये सब 32 एनडी आर्मी के सबसे ताकतवर एलियन अधिकारी थे, जिनमें एक डेप्यूटी कमांडर भी था जो व्हाइट चैरियट लेवल का था। उच्च मंच पर ट्रेनिंग ग्राउंड के सामने ह्यूएन यी रेलिंग पकड़े हुए सभी को देख रहा था। वो नीचे मौजूद हर व्यक्ति को स्कैन कर रहा था और उनके बारे में जानकारी याद कर रहा था। मार्स, सिसिको, कूलीस, सबके एबिलिटी इंडेक्स 9800 पॉइंट से ऊपर है। बहुत बढ़िया। अधिकारी इकट्ठा हो चुके थे। किसी ने ऊपर देखा और हुअनी को पहचाना। एक सीनियर ऑफिसर जिसका उससे अच्छा रिश्ता था,
ने हाथ उठाकर पूछा, कमांडर, कोई मिशन है हमारे लिए? जैसे ही उसने कहा, पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड की लाइट्स एक क्लिक की आवाज के साथ बुझ गई। अंधेरे में ह्यूएन यी ने रेलिंग को कसकर पकड़ा और खुशी भरी आवाज में बोला, मैं खाने जा रहा हूं। अगले ही पल भीड़ में चीखें गूंज उठीं। एक के बाद एक चीखें बढ़ती गई। लोग समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है, जब तक कि उनके शरीर पर गर्म खून की बौछार नहीं पड़ी और मछली जैसी गंध ने हवा को नहीं भर दिया। आ! सैनिक घबराकर भागने लगे, लेकिन ये जगह पहले से ही ज़हू वायु का ट्रैप थी। उसने पहले ही वेन्यू को सील कर दिया था। यहां उसके अलावा सिर्फ खाना था। किसी ने सुपरनैचुरल पावर से अंधाधुंध हमला करने की कोशिश की, लेकिन चमकते प्रकाश में उसने एक डरावना, विकृत चेहरा देखा। वो उनका कमांडर हुआनी था। तुम, वो बोल ही पाया था कि अचानक अंधेरा छा गया, क्योंकि उसका सिर ज़हू वायु ने एक ही बार में काटकर निगल लिया। हुनी की एबिलिटी थी ईटिंग, खाकर ताकत पाना और शक्तिशाली बनना। अब ये शक्ति ज़हू वायु की हो चुकी थी। अधिकारी भागने लगे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनके पैरों के चारों ओर काला धुआं फैल चुका है। जैसे ही वो धुआं उनके शरीर को छूता, वो किसी वायरस की तरह अंदर घुस जाता। कुछ ही पलों में उनके पैर पौधों में बदलने लगे और अंत में पूरा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता। 2 मिनट से भी कम में ज़हू वायु ने 32 एनडी आर्मी के सभी 9000 प्लस पॉइंट्स वाले एलियंस को मार डाला। वो होंठ चाटते हुए बोली, स्वाद अच्छा है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी कम है। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। लगता है अब कुछ और हाई लेवल लिजर्ड्स का शिकार करना पड़ेगा। चलते चलते उसका शरीर बदलने लगा, पतला और छोटा होता गया, और वो उसी लिजर्डमैन के रूप में बदल गई जिसे उसने पहले डिवार किया था। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट 7th आर्मी हेडक्वार्टर्स। ज़हू वायु यहां पहुंची। मिलिट्री HQ के सामने आकर सिस्टम ने उसकी आइरिस स्कैन कर आइडेंटिटी वेरीफाई की। एल्स 32 एनडी आर्मी की फीमेल ऑफिसर। मुझे जनरल स्टूलन से मिलना है। जनरल हुआनी ने मुझे खुद इंपॉर्टेंट मिलिट्री मैसेज देने भेजा है। 32 एनडी और 7th आर्मी के बीच काफी दूरी थी। फेस टू फेस मैसेज का मतलब था कि मामला बहुत सीक्रेट है। खबर जल्दी ही जनरल स्टूलन तक पहुंची। स्टूलन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई। एल्स ने सिर्फ एक रेयर फीमेल लेफ्टिनेंट कर्नल थी, बल्कि बेहद खूबसूरत भी थी। वो लंबे समय से उसे पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन होनी की वजह से रुक गया था। लगता है अब वो मान गई है और सोच रही है कि कुछ दशक का बोझ कम कर दे। स्टूलन ने तुरंत उसे अपने ऑफिस में बुलाया। उसने टेबल से डिओड्रेंट निकाला, अपनी बगल में कई बार स्प्रे किया, फिर संतुष्ट होकर बैठ गया। हिस हिस हिस, वो लिजर्डमैन का मशहूर सैन्य गीत गुनगुनाते हुए खुश था। सोच रहा था एल्स को पाने के बाद होनी को कैसे चिढ़ाएगा। दरवाजा खुला और सुंदर महिला ऑफिसर ने सलामी दी। जनरल स्टूलन। स्टूलन ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस एल्स, मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तभी उसके कम्युनिकेशन डिवाइस पर अर्जेंट अलर्ट आया। स्टूलन ने नाराजगी से डिवाइस उठाया, लेकिन जैसे ही मैसेज देखा, चेहरा बदल गया। ये ईस्टर्न मिलिट्री रीजन कमांड सेंटर का वार्निंग ऑर्डर था। जनरल स्टूलन, हमें अभी इंटेल मिला है कि पूरे 32 एनडी आर्मी के सभी लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे ऊपर के ऑफिसर्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर मारे जा चुके हैं। स्टूलन की आंखें सिकुड़ गई। क्या? सब? मतलब सब के सब? हां, सभी बॉडीज मिल चुकी है। स्टूलन को शक हुआ। उसका शरीर अचानक पलटा और उसने बेनेट से पीछे वार किया, लेकिन देर हो चुकी थी। ज़हू वायु पहले ही भूत की तरह उसके पास आ चुकी थी। उसने उसका शरीर कसकर दबाया। ब्लड कंट्रोल। जनरल स्टूलन का शरीर नीले लिक्विड से भरे थैले की तरह फट पड़ा और एक ही झटके में सब खत्म हो गया।